व्हाट्सअप गाइस, मोदी जी के सामने कुवैत शेख ने गाया राम भजन। ये सुन फिजा खलीफा बेहोश। अरे भैया, फिर कई दिनों बाद आज इसके दर्शन होंगे तो करेंगे साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। दुनिया ने देखा भजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। थोड़ी सी भी तुम में शर्म है ना तो चुल्लू में ना थोड़ा सा पानी लो और उसमें डूब मत। जली ना, तेरी भी जली ना। अल्लाह तौबा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सम्मान में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाह भाई वाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। लेकिन तुम्हें शर्म से क्या लेना देना भाई? तुम्हारा शर्म से क्या काम? तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वाह भाई वाह। बरदू के उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। तुमने तो ठेका है वो ले रखा है, इसलिए मोदी के इस चमचे को। अरे अब चुप हो जा। नरेंद्र मोदी गैर मुल्की मेहमानों से गुफ्तगू के दौरान कह क्यों लगाते हैं? ये क्या है? मोदी साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये फाशिस्ट है, ये हिटलर का पैरोकार है। अच्छा, नरेंद्र मोदी कुवैत में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 43 साल में किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडिल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 by 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है कि नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडिल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहे हैं। समझ नहीं कि ऐसे बेगैरत लोग हैं ना, ये भारतीय ऐसी बेगैरत कौम है, ऐसे बेगैरत लोग हैं। शट अप योर माउस। पीएम मोदी के लिए गाया गया ये भजन पूरी दुनिया में अब वायरल हो रहा है। और नहीं तो क्या। बेचारे मुझे बड़ा तरस आता है, ये जो भारतीय लोग हैं, वहाँ के शहरी हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी जो जनता है, बड़े मासूम लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये मुस्लिम शख्स कौन है और इन्होंने हिंदू भजन क्यों गाया वो आपको बताएंगे। मतलब ये जो कुछ लोग हैं, इन्होंने उन बेचारों की, जो मैं क्या बोलूं, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है, मुझे वाकई उनसे हमदर्दी है। चढ़ा समझाओ इसे। समझना नहीं चाहते। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का विजिट है, वहाँ पे खबरों के मुताबिक बड़ी डिफेंस डील होने जा रही है। जिस शख्स जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त इंडिया का है, वो 2000 मुसलमानों को जिंदा ज़िबा करने का इल्जाम इसके ऊपर, जिंदा जलाने का इल्जाम इसके ऊपर। हमेशा झूठा और इस वक्त उनकी डॉक्ट्रिन यही है। 80-90 साल के बाद आरएसएस को एक हुकूमत और एक इख्तियार मिली है और ये इस वक्त को जाया नहीं करेंगे। एक आइडियोलॉजी इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी जो नाजीज्म से मुतासिर है, और ये वो कौम है कि जिसने खुद अपने फादर ऑफ द नेशन को, महात्मा गांधी को कत्ल किया था, सिर्फ इसलिए कि इनको लगा कि वो मुसलमानों की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। अच्छा, जब ये एटीट्यूड इनका महात्मा गांधी की तरफ हो तो आप मुझे बताइए ये मुसलमानों के मामले पे नरमी कैसे अख्तियार करेंगे? ये तो कब्रिस्तान खत्म कर रहे हैं मुसलमानों के। यानी हम कह सकते हैं भारत का बुरा वक्त अब शुरू हो चुका है। भारत की जो साजिश है उसका सिलसिला अब नहीं चलेगा। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो दुनिया की ऐसी कंट्री में गए कि जहाँ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए, और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी कुवैत में वो पहुंचे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, तो हिंदुस्तान की कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत बड़ा उन्हें इस्तकबाल मिलता है, बहुत लोग उन्हें देखने आते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, उन्हें मिलते हैं लोग। और हमें चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के फेस टू फेस, हार्ट टू हार्ट बात करें कि आप किस हद तक हमें सपोर्ट कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते, और उसके पेश नज़र फिर हमें अपनी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। ठीक है। तो अब मोदी जो है वो कहता है जी कि ये मुसलमान और सिख और बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सारे, इनको मैं हिंदू बनाऊंगा। चल झूठा। यहाँ के रहने वाले मुसलमानों का तो वो दुश्मन है, लेकिन जिन लोगों ने इधर इस्लाम फैलाया है उनसे वो अवार्ड लेता है। उसकी जो डबल गेम है उसको सऊदी अरब और यूएई ये क्यों रियलाइज नहीं करते? सब कुछ डुबो दिया इन्होंने। तुम डबल गेम ये जो पैसा है, अगर ये पैसा आप अपने लोगों पे लगा देते, उनके मसाइल हल करने पे लगा देते, उनकी भूख मिटाते, तो जो भारतीयों के गम है यकीनी तौर पे कम हो जाते। लेकिन ये बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इनके पास गरीबों के लिए फूटी कोड़ी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कुवैत में गए तो सबसे पहले अपने हिंदुस्तान की लेबर कम्युनिटी जो है उनसे मिलने गए हैं, उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है। उनसे क्यों मिले, उनसे पूछा है कि भाई आप लेबर इधर रह रहे हो, आपको खाने पीने की तंगी तो नहीं है, आपकी रिहाइश की तंगी तो नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई तंगी तो नहीं मिल रही।
देखें, अगर वो उनको कोई तंगी मिल रही है तो वो उनकी कुवैत की गवर्नमेंट से बात करेंगे कि यार मेरे लोगों को ये तंगी क्यों मिल रही है, उन्हें रिलीफ मिले तो वो लोग उन्हें प्रोटोकॉल क्यों ना दें, उन्हें मिले क्यों ना, उनका वेलकम क्यों ना करें। और इसमें जरा बराबर भी शक नहीं कि ये अनडिजायरेबल एक्ट्स थे, जैसे यूई वालों ने किया, उसको अवार्ड दिया, उससे पहले एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा वहाँ बनाया, उसकी बहुत वो हुई, और सिमिलरली। लेकिन देखिए कंट्रीज़ के अपने जो ताल्लुकात हैं ना बाईलैटरल, वो उनके अपने मफादात के लिए हैं। और अभी लेकिन जनरल साहब ये बाईलैटरल इशू तो नहीं है। आप ये उन ममालिक की बात हो रही है जिन्होंने इस रीजन में इस्लाम फैलाया है, उन्होंने इस्लाम फैलाया है, और मोदी की लड़ाई इस्लाम के साथ है, मुसलमान के साथ है, तो ये तो एक इंटरनेशनल इशू है। ये बायलैटरल इशू किस तरह हो गया? देखिए वो आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं, वो अब के बारे में नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि आने वाले 5 सालों में मैंने अपने मुल्क को क्या फायदा देना है। अगर रशिया पेट्रोल महंगा कर रहा है तो वो पेट्रोल जो है ना कुवैत से बड़े मुनासिब रेटों पे बहुत बड़ी डीलें करेंगे, जो आने वाले 5 सालों में अपने मुल्क को फायदा होगा। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि रशिया तो उनका दोस्त है, तो रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया से ऑयल लेना बंद कर देंगे, लेकिन वो कुवैत से बहुत बड़े लेवल पे पेट्रोल लेंगे और सस्ता लेंगे, क्योंकि अपनी आवाम को फायदा देंगे कि उनके किसी भी चीज का रेट ना बढ़े, उनके ट्रैवल का रेट ना बढ़े, उनका पेट्रोल का रेट ना बढ़े, उनका डॉलर ऊपर ना जाए, उनके मुल्क में महंगाई ना आए। यानी कि वो दोस्ती नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि कंट्री का फायदा जिसमें हो जाए, रशिया उससे सस्ता देगा, वो उधर चले जाएंगे। क्यों बात करता हूँ इनकी हिंदुस्तान की या उनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ क्यों करता हूँ कि वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, वो यारियां दोस्ती नहीं देखते कि मेरे रशिया के साथ बहुत बड़ा तल्लक है और मेरी आवाम बेचारी महंगाई में पिसती जाए, ऐसा नहीं देखते। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान, उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, 1 दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं। 1 दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, 1 दिनार हो और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सौदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब कंट्रीज हैं, सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं, और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चोल साहब। ठीक है आबिद भाई, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है वैसे तो आबिद भाई मसरूफ रहते हैं, लेकिन ये खबर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबर है, वो आबिद भाई तक कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है और उसके ऊपर वो थोड़ी स्टडी करते हैं। आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, पूरी दुनिया में जो है वो फिर महंगाई होती है। पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी मर्जी से रशिया से पेट्रोल ले सकता या ऑयल ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से ईरान से गैस नहीं ले सकता? पाकिस्तान अपनी मर्जी से, मैं कहता हूँ अपनी मर्जी से हम अपने मिसाइल नहीं बना सकते। वो अमेरिका जो उनसे आए दिन पाबंदी लगा देता है जी। अभी भी आपको शायद खबर होगी, पाकिस्तान की 4 कंपनीज के ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगा दी है। सही तरीके से बताएं जी। पाकिस्तान की 4 एजेंसियों पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, और वो बड़ी खतरनाक किस्म की पाबंदी है। देखिए इसमें होता है गैरतमंद का सिलसिला, भिखारी का सिलसिला, कर्जई का सिलसिला, और एक गैरतमंद का सिलसिला होता है कि जो ना कर्जा लेता है, ना जो भिखारी है, ना किसी के आगे झुकता है, ना वो किसी की बात को मानता है। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आप मिसाइल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो है ना 4 कंपनियों पे पाबंदी लग गई मिसाइलों की वजह से। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइलों का मामला है ये सारा। अब मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान ने तो उससे भी ज्यादा लॉन्ग रेंज के मिसाइल बनाए हुए हैं। हिंदुस्तान की तरफ अमेरिका देख भी नहीं सकता, ना उसके ऊपर पाबंदी लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हिंदुस्तान भिखारी नहीं है, हिंदुस्तान कर्जई नहीं है, उनसे लेके नहीं खाता, उनकी एड के ऊपर पलता नहीं है हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान जो है, देखें अमेरिका होता कौन है पाकिस्तान पे पाबंदी लगाने वाला? कभी इस चीज को सोचें। लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो सिर्फ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर रहा बनाने की, दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी कंट्री ने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और बना के दिखाए हैं। ना उन पे कोई पाबंदी लगी है, ना कुछ हुआ है। सिर्फ हमें ब्लैकमेल क्यों कर दिया जाता है?
आप जो है ना ईरान से वो गैस नहीं ले सकते, आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते, आप लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं बना सकते हैं। देखिए हिंदुस्तान ने इतने बड़े लेवल के लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए और अभी वो जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइलों के ऊपर काम कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सी नस्ल का वो मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ देख भी ले या उससे कोई बात भी कर ले। तो हमारे ऊपर बात इसलिए होती है कि हम लोग जो है ना खुद मुख्तियार नहीं है चोइस साहब। अपनी मर्जी से कोई डिसीजन, थोड़ा साबित भाई इधर साइड पे आ जाए ताकि ट्रैफिक को इशू ना हो, अपनी मर्जी से शायद हम डिसीजन नहीं ले पाते। मैं ये समझता हूँ आबिद भाई जो बातें कर रहे हैं ना, इन्हें थोड़ा सा अगर हकीकत पसंदी के साथ देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई बात झूठ नहीं है। देखने में थोड़ी तल्ख होती है कि बेकारी और खुद मुख्तार और अपनी मर्जी, लेकिन क्या हम वाकई में IMF के पास नहीं जाते? क्या हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग ये नहीं कहते बैंकर कांट बी चूजर के हम तो बेकारी हैं, हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते? तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में? भाई मोदी जी जहां भी जाते हैं, एक तो आप देखना उनका जिस तरीके से स्वागत होता है, जो एक रिस्पेक्ट मिलती है, और हमेशा ऐसे ये चीजें आज आप देखोगे ना, कोई भी इवेंट हो, चाहे वो ब्रिक्स इवेंट हो, चाहे G20 समिट हो, कुछ भी होता है, कहीं पर भी होता है, या बड़े बड़े लीडर्स भी मिलते हैं, वहां पर आप हमेशा देखना कि मोदी जी की एक अलग ही पहचान रहती है, अलग ही रुतबा रहता है। कुछ ऐसी मीटिंग होती है उसके महीने भर तक का कंटेंट पाकिस्तान को मिल जाता है कि अब इस पर रोएंगे हम, बैठ के छाती कूटेंगे, चूड़ियां तोड़ेंगे अपनी, हो ये क्या हो गया। जैसे शोएब भाई है, वो पॉइंट बहुत सही क्वेश्चन उठाते हैं हर एक चीज का कि भाई ये वाला पॉइंट है, इसमें क्यों, और फिर जब लोगों की बातें आती है, जैसे भाई है, ये बिल्कुल सही, जब भी इनका इंटरव्यू आता है तो इनका बढ़िया होता है, ये बहुत वैसी बातें करते हैं जो पढ़े लिखे इंसान बात करते हैं। कुछ आ जाएंगे, नहीं हमें तो बस वो कश्मीर को अलग करना है, हमें तो बस ये चाहिए, हमें तो वो चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ नहीं भागते ना। और वही वाली बात है कि जैसे कुवैत पहले पाकिस्तान के फेवर में बोलता था कि इंडिया वो गलत कर रहा है सब, अब आज उनको पता है हर एक चीज की, इन्हीं चीजों में रह गए तो आगे फ्यूचर में ना रिलेशंस रहेंगी ना कुछ रहेगी, क्योंकि कुवैत का भी फ्यूचर सिर्फ तेल पर नहीं डिपेंडेंट है। उनको भी अब इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि हमने पैसा तो कमा लिया तेल बेच के, आगे जाके जब तेल खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, तभी अलायंसेस जो होंगे आपकी इन कंट्रीज के साथ, वो रिलेशन आपके काम आएंगे। कंट्री इवन जो इस्लामिक वो भी नहीं अच्छे खासे उस पर पहुंच जाएंगे, यही रह जाएंगे ऐसे। हाँ, तो वही वाली बात है कि जैसे सऊदी अरब देख लो, कतर देख लो, फुटबॉल टूर्नामेंट करा रहा है, डेवलपमेंट पे फोकस्ड हो गया, UAE की टूरिज्म को बढ़ावा चढ़ा देना, वो इन बड़ी बड़ी IT कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वहां से वो अपना बिजनेस और अपना पोर्टफोलियो पैसों का ग्रो कर सके। ये वाली बात आ जाती है। बाकी उन्होंने भजन बड़ा प्यार गाया था ना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।